एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके जीवन में 19 साल का क्या महत्व है? जी हाँ, 19 साल। आपकी जो भी उम्र है उसमें से 19 साल निकाल दीजिए और बताइए कि क्या फ़र्क पड़ता है। निकालने के साथ साथ ये भी कल्पना करिए कि आपके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगाकर 19 साल तक आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और बाद में पता चले कि आपने तो कुछ किया ही नहीं था। आपसे मैं भले ही कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, मगर इस देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने इन चीज़ों को जिया है, यानी 19 साल तक मर मर के जिया है। दिल्ली दंगों को लेकर आज भी बहुत सारे मुस्लिम नौजवान 5-5 सालों से जेलों में बंद हैं। इस देश में कोई अदालत, कोई जज इतना गुर्दा नहीं रखता है कि उनके मामले की सुनवाई कर सके और फैसला दे सके। फैसला तो छोड़िए, जमानत दे सके। मगर फिर भी कहने को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और इसी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर आज एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या जिन्ना का सपना भारत के सिस्टम ने पूरा कर दिया? टू नेशन थ्योरी का समर्थन करने वाले जितने भी माफी वीर थे या नफरती विचारधारा के लोग थे, क्या उनका सपना हम सब ने मिलकर पूरा कर दिया? और जब मैं सब की बात कर रहा हूं तो उसमें तमाम पार्टियों को भी गिन लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सब शामिल है। मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो कहानी सामने आई है, जो दर्दनाक पटकथा निकल कर आई है, वो बता रही है कि भारत में सिस्टम ने मुसलमानों के लिए मुसलमान होना ही गुनाह बना दिया है। मुंबई एटीएस की जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, ये पूरी कहानी भारत में मुसलमान होने और मुसलमान बनकर जीने के संकट को दर्शाने वाली है। मुसलमान को फंसाने के लिए पूरा सिस्टम किस तरीके से एक हो जाता है और फिर फंसाने वाले को यही सिस्टम बचा कर रखता है, देखकर आपका कलेजा हिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पूरा देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया पर इन मामलों में कभी भी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, सवाल नहीं मिलेंगे। गोदी मीडिया भी उसे सिस्टम का हिस्सा है। किसी भी घटना के लिए मुसलमान का नाम ढूंढ निकालो और फिर उसे आतंकवादी घोषित कर दो। आप यूं भी कह सकते हैं कि गोदी मीडिया एंटी मुस्लिम एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ध्यान रखिएगा, इस मामले में सत्ता इनकी हो चाहे उनकी हो, मीडिया ने काम हमेशा लगभग एक जैसा ही किया है। 19-20 का फर्क मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपकी बातों पर चर्चा हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख थी 11 जुलाई 2006, शाम के 6:30 बजे के करीब मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 सीरियल धमाके हुए। पूरा भारत हिल गया, अफरा तफरी मच गई और महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार बैकफुट पर चली गई। विलासराव कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। सीरियल ब्लास्ट में 187 लोगों के चीथड़े उड़ गए और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उस दिन से लेकर आज तक 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन दर्द आज भी ताज़ा है। मगर ये दर्द सिर्फ उन परिवारों का नहीं जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि उन 12 मुस्लिम नौजवानों का भी है जिन्होंने 19 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिना एक दिन की जमानत, बिना एक पल की आज़ादी के अपनी जवानी गंवा दी। परिवार टूट गए, माँ बाप गुजर गए और बच्चे अनाथों की तरफ बड़े हुए। फिर 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंडोक ने एक ऐतिहासिक फैसले में इन 12 लोगों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र एटीएस की जांच एक बड़ा फ्रॉड थी। मगर 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर आंशिक रोक लगा दी और ये रोक इतनी सीमित है कि इसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या यह सिस्टम की एक और चाल है जो न तो इंसाफ को पूरी तरह से स्वीकार करता है, न ही अपनी गलतियों का हिसाब देता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का फैसला दूसरे मामलों में नज़ीर नहीं बनेगा, यानी कोर्ट उसका रेफरेंस नहीं दे सकती। मगर जिन लोगों को हाईकोर्ट ने बरी किया है उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं है और 9 लोग पहले ही जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं। लेकिन 2 लोग, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख और नावेद हुसैन, अन्य मामलों में फंसे होने के कारण अभी भी जेल में है। एक आरोपी कमाल अंसारी की 2021 में कोविड के चलते मौत हो गई। सवाल यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर आंशिक रोक सिस्टम की नाकामी को छिपाने की एक और कोशिश है या फिर असल में कुछ बदलने वाला है? महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों को प्रभावित कर सकता है। मोदी सत्ता के वकील ने कहा कि मैं आरोपियों की रिहाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले में कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो मकोका ट्रायल्स को कमजोर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की बात मान ली और फैसले पर सीमित रोक लगा दी, साथ ही आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दे दिया। अब सवाल यह है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला इतना ही गलत था कि
उसे नज़ीर नहीं बनने दिया जा सकता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन 19 साल की बर्बादी का हिसाब देगा जो इन 12 लोगों और उनके परिवारों ने झेला है? क्या ये रोक सिर्फ इसलिए है कि मकोका जैसे कठोर कानून की आड़ में सिस्टम अपनी नाकामी को बचाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन एटीएस अधिकारियों ने झूठे बयान गढ़े, टॉर्चर के जरिए इकबालिया बयान लिया और बेगुनाहों की जिंदगियां तबाह की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सवाल यह भी है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन बर्बाद जिंदगियों को अभी क्या क्या देखना बाकी है, और यह फैसला उन 187 परिवारों के लिए एक झटके में सब कुछ बिखेर देने वाला है जो महाराष्ट्र एटीएस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उन एटीएस अधिकारियों को सजा मिलेगी जिन्होंने बेगुनाहों को फंसाया, और असली गुनहगार आज भी पहलगाम के दरिंदों की तरह आजाद घूम रहे हैं। 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस की यह कहानी पुलिस या टॉर्चर के निशानों, कॉपी पेस्ट बयानों और गवाहों की झूठी कहानियों और तमाशों की है, जिसने केस को धराशायी कर दिया, जिसने सरकारी जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिया, और उन 12 बेगुनाहों की रिहाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिस्टम के लिए पहली नजर में मुसलमान ही गुनाहगार बन जाता है। और यह पूर्वाग्रह आज भी उतना ही सच है जितना कि 19 साल पहले था, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 2015 में स्पेशल कोर्ट ने जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई, आखिर वे हाईकोर्ट की नजर में बेगुनाह कैसे साबित हुए? जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आखिर वो कैसे बाहर आ गए? और यह भी समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र एटीएस का खेल क्या था। अब यहां से हम यानी लोकहित इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बात करेगा कि आखिर स्पेशल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में इतना अंतर कैसे आया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। तारीख थी 11 जुलाई 2006 की, जब मुंबई लोकल की वेस्टर्न रेलवे लाइन पर 7 धमाकों की जांच का जिम्मा विलासराव देशमुख की सरकार ने महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा, और एटीएस ने दावा किया कि ये धमाके एक प्रतिबंधित संगठन और विदेशी आतंकी समूह की साजिश थे। लेकिन क्या यह सच था या फिर एक गढ़ा हुआ नैरेटिव, एक बनाई हुई कहानी, एक गढ़ी गई स्टोरी जिसका मकसद मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाना था और पूरे मुल्क में एक समुदाय को आतंकवादी दिखाना था? बॉम्बे हाईकोर्ट ने 671 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि 11 आरोपियों के इकबालिया बयान जो पुलिस ने लिए थे एक दूसरे के कॉपी पेस्ट जैसे थे। सवालों का क्रम और जवाब, यहां तक कि बयानों में इस्तेमाल किए गए अल्प विराम तक एक जैसे थे। यानी बयानों में जो कॉमा लगाया गया था वो भी एक जैसा था, कॉपी पेस्ट जैसा था। कोर्ट ने कहा कि यह मानना असंभव है कि अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर लिए गए बयान इतने सटीक और एक से मेल खाते हों। साफ है कि आरोपियों के बयान टॉर्चर के जरिए जबरन लिए गए थे। आरोपी कौन थे? वही 12 लोग जिन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। एक आरोपी की जेल में मौत हो गई, मगर कोर्ट ने उन्हें भी बरी किया, तो हम उन्हें भी गिन रहे हैं। और इस तरह कुल 12 लोग होते हैं, 11 लोग जो अभी भी हैं। एक कमाल अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एटीएस के काम करने के तरीके पर सवाल है। क्या आरोपियों का बयान दर्ज करना कोई स्कूल होमवर्क है जो नकल मार के लिख दिया? क्या एटीएस इतनी लापरवाह है, या फिर इतनी साजिशें करती है, या फिर ये जानबूझकर किया गया ताकि बेगुनाहों को फंसाया जा सके? कोर्ट ने 2 डिप्टी कमिश्नरों ब्रिजेश सिंह और डीएम फड़तरे के बयानों को भी खारिज कर दिया। ये बयान अलग अलग तारीखों और जगहों पर लिए गए थे, फिर भी सवाल और जवाब एक जैसे थे, जैसे कोई टेम्पलेट इस्तेमाल किया गया हो। कोर्ट ने साफ कहा कि ये बयानों की सत्यता पर गहरा संदेह पैदा करता है। अगर सवालों का फॉर्मेट भी इस्तेमाल हुआ तो जवाब वर्ड टू वर्ड एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यानी जवाब भी कॉपी किए गए, या फिर पुलिस ने पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके थमा दिया था? सवाल यह है कि क्या ये जांच थी या पुलिसिया सांप्रदायिकता का नंगा नाच? हाई कोर्ट ने मेडिकल सबूतों की भी बारीकी से जांच की। केईएम हॉस्पिटल और भाभा अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर टॉर्चर की संभावना को उजागर किया। आरोपियों ने बताया कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई, मारपीट की गई, सोने नहीं दिया गया। ये चीज़ें आप फिल्मों में देखते होंगे, मगर हकीकत में इससे भी बुरा होता है। और डर का ऐसा माहौल था कि वे कुछ भी कबूल कर लें। कोर्ट ने इन दावों को भी सही पाया। मामले में एक आरोपी शेख मोहम्मद अली आलम शेख ने अपने बयान में 15 किलो आरडीएक्स का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका पूरा इस्तेमाल हुआ या कुछ बचा है। अगर बचा है तो उसे कहाँ रखा गया है? और ऐसे छोटे छोटे बेसिक सवालों के जवाब आरोपियों के बयानों में नहीं थे। साफ है कि ये बयान जबरन लिए गए ताकि एक नैरेटिव सेट किया जा सके। सवाल यह है कि क्या यह टॉर्चर सिर्फ जानकारी निकालने के लिए था, या इसका मकसद एक समुदाय को डराना और दबाना, उससे बदनाम करना था? कोर्ट ने दर्ज किया कि 24 जुलाई 2006 को मकोका लागू होने के बाद पहला बयान लिया गया, और यह इकबालिया बयान 4 अक्टूबर 2006 का था, और फिर 25 अक्टूबर 2006 तक बयानों की झड़ी लग गई। यानी 21 दिन में ही बयानों की बाढ़ आ गई। मगर इससे पहले अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे थे, तो अचानक से बयानों की बाढ़ कहां से आ गई? जवाब है कि टॉर्चर से। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस ने बेगुनाहों को सिर्फ
इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान थे? क्या ये सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग का हिस्सा था जिसके चलते एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया गया? याद रखिए, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका एक कठोर कानून है जो पुलिस को आरोपियों के इकबालिया बयान को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। सामान्य आपराधिक कानून में केवल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान ही मान्य होते हैं, लेकिन मकोका इस नियम को तोड़ता है और यही इसे खतरनाक बनाता है। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि मकोका लागू करने के लिए जिस मंजूरी की जरूरत होती है, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी से लेनी थी, वो भी ठीक से नहीं ली गई। मंजूरी के लिए 12.5 पन्नों का प्रस्ताव था, लेकिन इसमें से कोई भी ठोस दस्तावेज नहीं था। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यह मंजूरी कानून के खिलाफ थी और यह मकोका के दुरुपयोग का जीता जागता सबूत है। यानी आरोपियों के खिलाफ मकोका का गलत इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि क्या यह दुरुपयोग सिर्फ लापरवाही थी या फिर एक सुनियोजित साजिश? मकोका जैसे कानून जांच एजेंसियों को खुली छूट देते हैं, आरोपियों को लंबी हिरासत झेलनी पड़ती है, मगर मकोका को लागू करने के लिए सख्त नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। फिर भी 2006 के मुंबई ब्लास्ट केस में मंजूरी देने वाला अधिकारी कोर्ट में गवाही देने तक नहीं आया। सोच लीजिए कि जांच कैसे हो रही थी। क्या यह सब इसलिए हुआ ताकि बेगुनाहों को फंसाया जा सके, सरकार और जांच एजेंसियों का चेहरा बनाया जा सके? क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है जो हर नागरिक को समानता का हक देता है? मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। इनमें एक टैक्सी ड्राइवर भी था जिसने कथित तौर पर आरोपियों को चर्च गेट स्टेशन छोड़ा था। ये वो लोग थे जिन्होंने आरोपियों को बम प्लांट करते हुए या फिर बनाते हुए देखने का दावा किया था और कुछ साजिश के गवाह थे, लेकिन इनमें से कोई भी गवाही विश्वसनीय नहीं थी। टैक्सी ड्राइवरों ने धमाकों के 100 दिन बाद यानी 17 नवंबर 2006 को बयान दिए। सवाल यह कि इतने लंबे समय बाद किसी की याददाश्त पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? और कोर्ट ने दो टूक कहा कि इतने लंबे अंतराल के बाद किसी को पहचानना असंभव है। एक गवाह का दावा था कि उसने एक आरोपी के घर में बम बनते देखा था, मगर क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कहा कि वो घर में गया ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त ने ये बात बताई थी। जाहिर है कि कोर्ट ने इस बयान को भी खारिज कर दिया और कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मामले में एक दूसरा गवाह नोटरी था। उसका दावा था कि आरोपियों ने गुप्त मीटिंग में साजिश रची, लेकिन जब पूछा गया कि मीटिंग में क्या बात हुई तो कुछ बता नहीं पाया। एक और गवाह ने आरोपियों के स्केच बनाने में मदद की थी और जब मामले में ट्रायल शुरू हुआ तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया। अब बात ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक यानी RDX की, डेटोनेटर, सर्किट बोर्ड, हुक और मैप की। क्या इनके बारे में जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत था? कोर्ट ने पाया कि इनकी कस्टडी और सीलिंग ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया गया? क्या ATS ने झूठे गवाह और झूठे सबूत बनाए? क्या यह सिस्टम का एक ऐसा खेल था जिसमें बेगुनाहों को कुचल दिया गया? 19 साल बाद कोर्ट से बरी इन 12 लोगों की कहानी सिर्फ जेल की सलाखों तक सीमित नहीं है। ये कहानी उन परिवारों की है जो टूट गए। एक आरोपी का बेटा जो उस वक्त छोटा बच्चा था, उसे बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला। पिता जेल में थे और पुलिस का बार बार घर आकर तंग करना, ये सब उसके लिए न्यू नॉर्मल बन गया। एक अन्य आरोपी जो मामले में सबसे पहले बरी हुआ, उसने 9 साल जेल में बिताए और फिर एक्टिविस्ट बन गया। उसने किताबें लिखी, जेल सिस्टम पर शोध किया और PhD की, लेकिन बाकी लोग, उनकी जवानी, उनके सपने, उनका परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई। कुछ के माँ बाप अपने बेटों को सजा सुनाए जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन 12 लोगों के परिवारों ने 19 साल तक न सिर्फ सामाजिक बहिष्कार झेला बल्कि पुलिस के उत्पीड़न का भी सामना किया। सवाल यह है कि क्या इन 12 लोगों को उनके कीमती 19 साल वापस मिल सकते हैं? क्या है कोई दुनिया की अदालत, उसमें बैठा जज, है कोई सिस्टम जो इनके साल वापस कर दे, जो इनकी उम्र वापस कर दे, जो उनका खोया हुआ उम्र वापस कर दे? क्या उनके परिवारों का दर्द मिटाया जा सकता है? और उन 187 परिवारों को सिस्टम क्या जवाब देगा जिनके अपने उन धमाकों में मारे गए? हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह केस झूठी तसल्ली का क्लासिक एग्जाम्पल है। यानी जांच एजेंसियां असल लोगों को, असल आरोपियों को पकड़ नहीं पाई, दोषियों को पकड़ नहीं पाई और किसी को भी यानी मुसलमानों को उठाकर उन पर सब कुछ थोप दिया ताकि जो लोग दर्द में हैं उनको एक मरहम दे दिया जाए, भुलवाने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए। असल गुनहगार आज भी बाहर हैं और ATS ने सिर्फ एक सांप्रदायिक नैरेटिव को हवा दी। सवाल फिर वही है कि क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन नौजवानों का नाम, उनकी पहचान, उनका मजहब सिस्टम के लिए आसान चारा था? याद रखिए कि जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो
जनता गुस्से में होती है। डर स्वाभाविक होता है, लेकिन पुलिस और सत्ता इस गुस्से का फायदा उठाकर अपनी नाकामी छिपाते हैं। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में यही हुआ। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए, कहा कि बम प्रेशर कुकर में बनाए गए थे, लेकिन चार्जशीट में प्रेशर कुकर का जिक्र तक नहीं है। फिर अचानक 8 साल बाद इस थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया गया, लेकिन सबूत तब भी ठन ठन गोपाल ही रहा। केस में दुकानदारों के हवाले से कहा गया कि कुछ नौजवानों ने प्रेशर कुकर खरीदे थे, लेकिन इन दुकानदारों को गवाह के तौर पर पेश क्यों नहीं किया गया? क्यों उनकी गवाही को गैर भरोसेमंद करार दिया गया? फिर भी मीडिया ने इस नैरेटिव को हाथे हाथ लिया। इस मामले पर MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि 6 से 9 बजे के राष्ट्रवादियों ने बेगुनाहों को आतंकवादी करार दे दिया, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा गया। क्या किसी ने पूछा कि सबूत कहां है? नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया का काम सवाल पूछना नहीं, सत्ता का ढोल पीटना है। और उस वक्त सत्ता में बैठी सरकार ने भी इस नैरेटिव को चुपचाप स्वीकार लिया, क्योंकि आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को फंसाना आसान था। यह एक ऐसा नैरेटिव था जो जनता को तसल्ली देता था कि कुछ तो हुआ है, मगर असली गुनहगार वो आज भी आजाद हैं। याद रखिए कि 2006 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसी दौरान मालेगांव ब्लास्ट केस भी हुआ। इस केस में भी मुस्लिम नौजवानों को गलत तरीके से कथित रूप से फंसाया गया। बाद में NIA ने साबित किया कि वो हमला हिंदू चरमपंथियों ने किया था, लेकिन 7/11 केस में ऐसा कोई सच सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि जांच का मकसद ही गुनहगारों को पकड़ना नहीं था। अगर था तो ATS की जांच हाईकोर्ट में खारिज कैसे हो गई? मुंबई ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, मगर इस फैसले पर आंशिक रोक लग गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार कहा है कि बेगुनाहों को सजा देना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध असली गुनहगारों को छोड़ देना है। लेकिन इस केस में तो बेगुनाह सजा काटते रहे और असली गुनहगार आज भी आजाद हैं। न जानी और कौन कौन सी साजिशें उन्होंने की। क्या उन ATS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने टॉर्चर किया, झूठे सबूत गढ़े और बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद की, पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर दिया? क्या यह सुप्रीम कोर्ट की नाकामी नहीं है कि 19 साल तक बेगुनाह जेल में रहे और सिस्टम ने उनकी एक नहीं सुनी? सवाल यह भी है कि इस मामले में विपक्ष कहां है? असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमाए हिंद ने इस फैसले का स्वागत किया और ATS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन बाकी विपक्ष, कांग्रेस जो उस वक्त सत्ता में थी, अब चुप क्यों है? क्या विपक्ष सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए जुबान खोलेगा? आखिर संसद में 234 सांसद तो हैं ही जो खुद को विपक्ष साबित कर चुके हैं। जरा पता लगाइए, ओवैसी को छोड़ उनमें से कितनों के बयान आए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब हर नागरिक को समानता, सम्मान और न्याय का हक देना होता है। लेकिन जब बेगुनाह 19 साल जेल में बिताते हैं, जब जांच एजेंसियां सांप्रदायिक चश्मे से देखती हैं, तो ये लोकतंत्र का गला घोंटना है। और इस गला घोंटने में सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि चुप रहने वाला विपक्ष, गोदी मीडिया और न्यायपालिका भी बराबर का हिस्सेदार है, और हम और आप भी हिस्सेदार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सही कहा कि इस तरह के केसों में पुलिस पहले गुनाह मान लेती है और फिर सबूत गढ़ती है। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP गठबंधन की सरकार थी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वे ATS की जांच पर नजर रखें? क्या उन्हें टॉर्चर की शिकायतों की गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था? अरशद मदनी ने कहा कि अदालतें ही अब उम्मीद की आखिरी किरण है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये काफी है कि 19 साल बाद बेगुनाह बरी हो जाएं, लेकिन उनकी बर्बाद जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? क्या ये काफी है कि सत्ता और जांच एजेंसियां बार बार वही गलती करें और फिर कोई जवाबदेही न ले? इसलिए अब समय आ गया है कि सत्ता को कटघरे में खड़ा किया जाए। समय आ गया है कि विपक्ष अपनी चुप्पी तोड़े। समय आ गया है कि जनता सवाल पूछे कि क्यों बेगुनाह मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। दिल्ली से लेकर बंबई तक, कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, क्यों एक समुदाय को बार बार टारगेट किया जा रहा है और क्यों असली गुनहगार आज भी आजाद हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला उम्मीद जगाने वाला था कि अदालतें अभी भी सांप्रदायिकता और सत्ता के दबाव से कभी कभी ऊपर उठ सकती हैं, लेकिन इस फैसले पर अब आंशिक रोक है। यही न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जरूर बताया करिए कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसमें आपके विचार क्या है, आपके सवाल क्या है। कमेंट में व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर पढ़ता हूं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।